ही गाइस, आज यूपी जीके में जो मैंने टॉपिक लिया है वो है यूपी की जो भौतिक संरचना है और उसकी जलवायु कैसी है। ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, तो उसको थोड़ा सा मैप के जरिए समझेंगे उसके, फिर आगे थ्योरी पार्ट को कंटिन्यू रखेंगे। देखिए, जो यूपी है तो यूपी को 3 भौतिक भागों में बांटा गया है। ठीक है, हमारी जो यूपी है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग जो रखा गया है वो भाबर और जो तराई क्षेत्र है वो, दूसरा मध्य का मैदानी क्षेत्र हो गया, और तीसरा दक्षिण का पहाड़ी और पठारी क्षेत्र हो गया। ओके, तो इसको थोड़ा सा मैप के जरिए समझते हैं। तो पहला मैंने जो क्षेत्र बोला, पहले कितने पार्ट? 3 पार्ट। तो पहला जो मैंने बोला है वो कौन सा? भाबर तथा तराई क्षेत्र है। तो देखिए क्या है, भाबर और तराई में भी भाबर और तराई क्षेत्र जो है वो अलग अलग है। तो जो उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है उसे क्या बोला जाता है? उसे भाबर क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, और उसी के दक्षिण में जो क्षेत्र आएगा वो क्या होगा? तराई क्षेत्र होगा। अब भाबर क्षेत्र है कहाँ से कहाँ तक? देखिए, तो पहले मैंने क्या बोला है कि उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र को भाबर क्षेत्र बोला जाता है, और यह क्षेत्र तराई क्षेत्र के उत्तरी छोर पर एक पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। ठीक है, तो देखो कैसे, ये ऊपर हमारा सहारनपुर हो गया। ओके, और सहारनपुर से आप ऐसा साइड ये चले जाइए, तो देखिए सबसे नीचे यहाँ पे क्या आता है? इधर कुशीनगर। अगर मतलब कि यूपी के बॉर्डर को देखिए तो ऊपर क्या है हमारा? इधर हमारा सहारनपुर है, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, और ये कुशीनगर का पटरौना। ठीक है, तो सहारनपुर से लेकर कुशीनगर के पटरौना तक जो किसका? भाबर क्षेत्र का विस्तार है। ठीक है, सहारनपुर से लेके कुशीनगर के पटरौना तक भाबर क्षेत्र का विस्तार है। तो सहारनपुर के आसपास का जो क्षेत्र, वहाँ भाबर क्षेत्र की जो लंबाई लगभग 34 किलोमीटर है। लेकिन जैसे जैसे वो कहाँ पूर्व की तरफ बढ़ते गए हैं तो उसकी चौड़ाई क्या? कम होती गई, मतलब वो पतला होता गया। ठीक है, भाबर क्षेत्र में 34 किलोमीटर के करीब फैला हुआ है, लेकिन वो कुशीनगर तक आते आते बहुत पतला होता चला गया, इसकी चौड़ाई कम होती गई है। और भाबर क्षेत्र होता कैसा है? भाबर क्षेत्र जो है वो कंकड़ पत्थर उसमें काफ़ी होते हैं। ठीक है, ऊबड़ खाबड़ होता है, इसकी भूमि कैसी होती है? ऊबड़ खाबड़ होती है। तो इतना आपको समझ में आ गया। फिर इस क्षेत्र के अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाए, इसके दक्षिण की तरफ आ जाइए, तो वो क्षेत्र कौन सा? तराई या तरी वाला क्षेत्र बोलते हैं उसको। तो भाबर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में तराई अथवा तरी वाला क्षेत्र की जो पट्टी पाई जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, ये जो पट्टी है ये भी उसी तरीके जैसे हमारा ये पूरा था उसी के नीचे आ जाए, ये भी मतलब तो इसकी जो चौड़ाई है, ये जैसे कि आपने देखा था भाबर की चौड़ाई जो है वो सहारनपुर में ज़्यादा है, और कुशीनगर में आते आते वो पतला हो गया। उसी तरीके तराई क्षेत्र जो है जस्ट उसी का अपोजिट है भाई, यहाँ पे ये पतला होगा तो जो तराई क्षेत्र है यहाँ पे जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अ, कुशीनगर और महाराजगंज की तरफ इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी? 80 से 90 किलोमीटर है तराई क्षेत्र की, और पश्चिम में सहारनपुर तक आते आते इसकी जो चौड़ाई है वो क्या होती गई है? कम होती गई है। ओके, अ, लंबाई में इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में कुशीनगर जिले तक विस्तृत है। ये क्षेत्र कैसा होता है? ये समतल होता है और नम होता है। ठीक है, इसका निर्माण जो होता है महीन अवसादों से हुआ है। फिर उसके बाद आते हैं जो मध्य का, उसके फिर आप तराई के नीचे आ जाइए तो जो मध्य का मैदानी क्षेत्र हो गया। तो दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है और उत्तर के भाबर तराई का क्षेत्र, उसके मध्य जो क्षेत्र है गंगा यमुना, मैदानी क्षेत्र जो है गंगा यमुना का जो मैदानी दोआब है उसे कहा भाई, गंगा और यमुना के बीच का ही तो पार्ट हुआ, तो इसे गंगा यमुना के मैदानी दोआब कहते हैं। ठीक है, अब इनको मतलब इनको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ऊपरी मैदान, मध्य मैदान, पूर्वी मैदान। ठीक है, यमुना और गंडक नदियाँ इस जो मैदानी प्रदेश की जो है अब पश्चिमी और पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती हैं। अगर आप पश्चिमी की बात करें तो यमुना नदी आपको पता है कि इसके पश्चिमी क्षेत्र में बहती है, और जो गंडक नदी है वो कहाँ पे बहती है? इसकी पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। अब गंडक नदी की अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए, गंडक नदी का जो उद्गम है वो नेपाल से हुआ है। ठीक है, और इसे पर्वतीय क्षेत्र में हम लोग क्या बोलते हैं? शालिग्राम में, और मैदानी भागों में से गंडक नदी को नारायणी बोला जाता है।
और ये हमारे यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है, तो महाराजगंज और कुशीनगर से होते हुए फिर ये बाद में बिहार में चली जाती है। ठीक है, तो महाराजगंज और कुशीनगर, तो आप पूर्वी सीमा किसने निर्धारित करी, गंडक नदी ने। पश्चिमी सीमा किसने निर्धारित करी, यमुना नदी ने निर्धारित करी। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे काफ़ी, ये क्षेत्र जो है ये उपजाऊ, यहाँ काफ़ी नदियाँ भी, आपको पता है गंगा नदी तो है ही है, शारदा, राप्ती, रामगंगा, ये सारी नदियाँ हैं, घाघरा नदी है। ठीक है, तो इनके द्वारा जो कॉप मिट्टी लाई गई कीचड़ बालू द्वारा, ये जो यहाँ की जगह ये काफ़ी उपजाऊ है। इसमें जो है इस मैदान, इसकी जो ऊंचाई बोली जाती है वो लगभग 80 से 300 मीटर की बोली जाती है। इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, फिलहाल हम लोग खाली मैप में देख लेते हैं। फिर उसके बाद तीसरा पार्ट क्या था, दक्षिण का पहाड़ी और पठारी क्षेत्र। तो आपको पता होना दक्षिण में ये जो झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, ये बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है यही उसका पार्ट है। तो दक्षिण का पहाड़ी जो पार्ट है, तो इसी क्या है, जो दक्कन का पठार है। ठीक है, मतलब पहाड़ी पठार जो भूभाग वास्तव में प्रायद्वीपीय जो भारत अथवा जो दक्कन का पठार है उसका उत्तरी विस्तार है। जो दक्कन का पठार उसका उत्तरी विस्तार जो है ये बुंदेलखंड, और ये जो बोला जाता है दक्षिण का पहाड़ी या पठारी क्षेत्र उत्तर प्रदेश का, तो उसी का ये विस्तार है। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड के पठार के नाम से भी जानते हैं। इतना काफ़ी है, फिर बाद में हम लोग इसको और जानेंगे। चलिए, ठीक है, तो इतना मैप के जरिए हम लोगों ने इसको जाना। आगे अब इसकी थ्योरी पार्ट कर लेते हैं। देखिए, अभी जितना भी मैंने बताया है ये उसी की डेफिनेशन है पूरी। ओके, तो एक नज़र इससे आप देख लीजिएगा। देखिए, ये जो क्षेत्र था तो उसकी मैदान की ऊंचाई लगभग कितनी बोली गई थी, 80 से 300 मीटर बोली गई है भावर क्षेत्र की, सॉरी तराई क्षेत्र की। फिर ये कौन सा है हमारा, 380 से 300 मीटर, सॉरी 80 से 300 मीटर की जो चौड़ाई है और जो ऊंचाई है वो किस क्षेत्र की है, वो मध्य के मैदानी क्षेत्र की है। ओके, क्योंकि बीच का ही पार्ट तो हमारा ऊंचा है, भाबर क्षेत्र का कहाँ से हो जाएगा, तराई क्षेत्र का। चलिए, दक्षिण का पहाड़ी और पठारी क्षेत्र, दक्षिण का पहाड़ी और पठारी क्षेत्र मध्य के मैदान क्षेत्र के ठीक दक्षिण में स्थित है। यह पहाड़ी और पठारी भूभाग वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत और दक्कन के पठार का ही उत्तरी विस्तार है, जिसे बुंदेलखंड का पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी उत्तरी सीमा पर यमुना और गंगा नदी और दक्षिण सीमा में विंध्य पर्वत श्रेणियां हैं। इसके पश्चिमी सीमा पर बेतवा नदी प्रवाहित होती है। इसके पठार का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। ओके, दक्षिण से उत्तर की ओर जो है वो क्या है, ढाल है। ठीक है, ना कि उत्तर से दक्षिण की ओर। इस क्षेत्र के अंतर्गत ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज का सुदूरी दक्षिणी जो हिस्सा हो गया वो हो गया, दक्षिणी पूर्वी भाग मिर्ज़ापुर का, गंगा के दक्षिण का भाग, सोनभद्र, चंदौली का कुछ भाग इसमें आते हैं। ठीक है, जो दक्षिण के ये बोला गया दक्षिण का पहाड़ी और पठारी भाग। बुंदेलखंड पठार क्षेत्र में कुछ अंश जो है बघेलखंड का भी है। सोनभद्र में जो सोनपुर व रामगढ़ की पहाड़ियां हैं, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सोनपुर और रामगढ़ की पहाड़ियां कहाँ, सोनभद्र में, तथा सोन नदी का क्षेत्र बघेलखंड के तहत आता है। तो बघेलखंड का क्षेत्र जो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, कहाँ पे आता है, ये सोनभद्र का जो इलाका हो गया वहाँ पे ये बघेलखंड का क्षेत्र है। इस पठार की जो औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर की है, लेकिन इसके कुछ पहाड़ियाँ 600 मीटर तक भी ऊंची हैं, जैसे मिर्जापुर और सोनभद्र की सोनाकर और कैमूर की पहाड़ियाँ। तो कौन सी, सोनाकर और कैमूर की पहाड़ियों की ऊंचाई थोड़ी सी ज़्यादा है। ये पठार प्राचीन चट्टानों एवं नीस चट्टानों से निर्मित है। भूमि प्राय कंकरीली और उजाड़ है। पहाड़ियाँ आवरण क्षय के कारण घर्षित अथवा अवशिष्ट रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, अवशिष्ट रूप में यहाँ की। तो बस नॉलेज के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे चट्टानें हैं तो यहाँ की प्राचीन चट्टानें और नीस की चट्टानों से ये पठार जो है वो निर्मित है। ओके, अब आते हैं जलवायु में। देखिए, हमारी जो यूपी की जो जलवायु है इसमें अपने यूपी की क्या, अपने भारत की जलवायु में कई सारी विषमताएं पाई जाती हैं। ठीक है,
फिर भी इस जलवायु को क्या है, उष्णकटिबंधीय और मानसूनी जलवायु के रूप में आप कह सकते हो। अतः क्या समशीतोष्ण या उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण मानसूनी बोल सकते हो। ये वर्ष भर में 3 ऋतुएं घटित होती हैं, ग्रीष्म ऋतु हो गई, शीत ऋतु हो गई और वर्षा ऋतु हो गई। ओके, तो सूर्य के जो कर्क रेखा की ओर बढ़ने के साथ ही प्रदेश के तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे सूर्य क्या होता है, कर्क रेखा की तरफ बढ़ता है। तो जून में वो क्या होता है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है, आपको पता है, तो जून में अपने उच्चतम बिंदु पे पहुंच जाता है। इस समय सूर्य कर्क रेखा पे सीधे चमकता है। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश का जो औसत अधिकतम तापमान है वो लगभग 36 से 39, कहीं 37 से 39 मतलब एवरेज है। तो और जो अगर न्यूनतम की बात करें तो 21 से 23 के करीब है। ओके, तो औसत तापांतर कितना होता है, 14 डिग्री का होता है। सबसे अधिक गर्मी कहाँ पे होती है, आगरा और झांसी में, और सबसे कम जो होती है बरेली में पड़ती है। तो ये क्वेश्चन अब यहाँ से बनता है, सबसे अधिक गर्मी कहाँ पे होती है, आगरा में होती है और झांसी में होती है। ठीक है, और सबसे कम अगर बोला जाए तो कहाँ पे होती है, बरेली में पड़ती है। ओके, अब आगे आते हैं हम लोग, वर्षा ऋतु। तो बंगाल की खाड़ी में उठने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसे पूर्वा के नाम से जानते हैं, जून के तृतीय चतुर्थ सप्ताह में प्रदेश के पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी सिरे में प्रवेश करता है। ओके, पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी सिरे में प्रवेश करता और आगे बढ़ता चला जाता है। इस मानसून का कुछ भाग वर्षा करते हुए सीधे पश्चिम की तरफ निकल जाता है, लेकिन कुछ भाग जो होता है वो उत्तर की ओर बढ़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपने अगर इंडियन जीके भी पढ़ी होगी, भारत की जो उसमें भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से जुड़ने वाला मानसून होता है दक्षिण पश्चिम मानसून, या पूर्वा के नाम से जिसे जानते हैं, तृतीय चतुर्थ सप्ताह में आता है, प्रदेश में प्रवेश करता है। ठीक है, पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी सिरे में प्रवेश करता है और उसके बाद आगे बढ़ता है। कुछ भाग वर्षा करते हुए सीधे पश्चिम निकल जाता है, लेकिन कुछ भाग उत्तर की ओर बढ़ता जाता है। हिमालय से टकरा के पुनः वो क्या होता है, वापस आता है। वापस आते समय मानसून में प्रदेश की तराई इलाकों में खूब वर्षा होती है। प्रदेश में लगभग 75 से 85% वर्षा जो होती है मानसून से होती है, आपको ध्यान रखना है। प्रदेश के विभिन्न भागों में वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है, जैसे कि एक तरफ गोरखपुर में बहुत ही ज़्यादा वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे, गोरखपुर में होती है। कितनी, 184.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर मथुरा में जाओ तो वहाँ पे वर्षा कम होती है, 54.4 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर की है। मध्यवर्ती की बात करें तो वहाँ पे 94 सेंटीमीटर की। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की बात करें तो कितनी है, 84 सेंटीमीटर की। और दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे औसत 91 सेंटीमीटर की है। ओके, तो ये उतना नहीं इम्पोर्टेंट, आपको ध्यान रखना ज़्यादा वर्षा कहाँ पे, गोरखपुर में, कम वर्षा कहाँ पे, मथुरा में होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जिस हिसाब से डिवाइड किया गया तो पूर्वी में बोला गया 112, मध्यवर्ती में 94, पश्चिमी में 84 और दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्र में 91 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। शीत ऋतु में, तो प्रदेश में शीत ऋतु में नवंबर से फरवरी तक रहता है। जनवरी तक तापांतर निरंतर गिरता जाता है। ठीक है, जनवरी तक आते हैं ताप क्या होगा भाई, गिरेगा। जनवरी प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा, जब टेम्परेचर ज़्यादा तो वो गर्म, जहाँ पे टेम्परेचर गिर गया तो क्या हुआ, ठंडा हुआ। तो जनवरी जिस तरीके जून जो है गर्म है, उसी तरीके जनवरी सबसे ठंडा होता है। ओके, शीत ऋतु में प्रदेश के विभिन्न भागों में तापमान में काफ़ी अंतर होता है, जहाँ दक्षिणी पहाड़ी और पठारी क्षेत्र में औसत अधिकतम तापमान कितना, 28.3 डिग्री सेल्सियस, औसत न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में 27.2 डिग्री सेल्सियस से 11.7 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ओके, तो हम लोगों ने इसको पढ़ा। अब आगे आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा बस देखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी है। देखिए, हमारा अगर यूपी देखे तो उसका आकार कैसा है, लंबवत है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बनता है। और अगर ग्लोब की स्थिति की बात करें तो ग्लोब की स्थिति कैसे, 23:52 से लेके 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक है, अब ये जो 77.5 है, कहीं कहीं आप देखोगे 77.30 भी होता है, 84 से 84 39 तक है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो 23:52 से 31:28 उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री से
5 और 84 डिग्री 38 मिनट से पूर्वी देशांतर के मध्य है। और अपने अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का भी पता होना चाहिए। तो उसी तरीके हमारा जो इंडिया है वो अगर इसका अक्षांशी विस्तार देखोगे तो कितना 37 डिग्री 6 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट तक है। और उसी तरीके का देशांतरी विस्तार इसका देखोगे तो कितना है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 57 डिग्री 25 मिनट तक है। ओके। तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है इसकी कितनी है 650 किलोमीटर की और दक्षिण से उत्तर की 240 किलोमीटर की है। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का भारत का 7.33% है। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र 2.70। ये याद रखिएगा क्योंकि ये सारे कॉमन से क्वेश्चन है। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र जो है वो 2.70% है। ठीक है। और अगर एरिया की करें तो कितना है 6,558 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का जो उत्तर प्रदेश का स्थान है देश में चौथा है। पहला राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, तब आता है अपना यूपी। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले घटते क्रम में कौन कौन से? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल खीरी का है, उसके बाद सोनभद्र आता है, फिर हरदोई, फिर सीतापुर, तब प्रयागराज आता है। तो सबसे आपको ध्यान रखना है खीरी, सोनभद्र, हरदोई तो ध्यान ही रखना है। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 5 जिले तो हापुड़, गाजियाबाद, भदोई, शामली, गौतम बुद्ध नगर। तो हापुड़ सबसे कम क्षेत्रफल वाला, खीरी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला। ठीक है। चलिए ये वीडियो लंबा हो रहा है काफ़ी, तो हम लोग इसमें इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले, प्रदेश व देश और इसके ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। थैंक यू, इतना ही रखते हैं।